हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर व्लॉग्स और आपका स्वागत है द घुमक्कड़ सिंग्स में। और आज हम लोग पहुंच गए हैं बनारस। तो आप हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिए क्योंकि आपको इस व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं कि बनारस में आपको कैसे 2 रातों और 3 दिन में घूमना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, आप किस तरीके से 2 रातों और 3 दिन में अच्छे से यहाँ पे घूम सकते हो। तो अगर आपको सारी डिटेल चाहिए बनारस के लिए तो आप हमारे इस व्लॉग को लास्ट तक देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप महादेव के भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखना मत भूलिएगा या फिर हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बनारस कैसा है और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा बनारस को। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं और रोड जर्नी अगर आपको पसंद है तो बनारस के लिए यूपीएसआरटीसी और प्राइवेट बसेस दोनों ही आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। कानपुर से लगभग बनारस का डिस्टेंस 350 किलोमीटर है और आपका ट्रैवल टाइम बाई बसेस में 6 से 7 घंटे आराम से लग जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल बस लेते हो, सरकारी जो बसेस होती हैं, तो आपका 350 से 500 तक का किराया इसमें आ जाएगा। और अगर आप एसी बस लेते हो तो आपका लगभग इसमें 700 से 1200 रुपये तक का किराया लग जाएगा। कानपुर से बनारस ट्रेन से जाना सबसे आसान और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में से एक है। रोज़ यहाँ पे कई सारी ट्रेन चलती हैं जिसमें से आपको शिव गंगा एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और भी काफ़ी सारी ट्रेन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सफ़र लगभग आपका 4 से 6 घंटे में पूरा हो जाता है। जनरल टिकट करीब 150 से शुरू होता है। स्लीपर किराया लगभग 225 से 255 रुपये तक का चला जाता है। और अगर आप थर्ड एसी में जाना चाहते हो तो आपको लगभग 600 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट रहता है। अगर आप सबसे तेज़ सफ़र चाहते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये लगभग आपको 4 घंटे में ही समय से बनारस पहुंचा देगी। और अगर आप बाई ट्रेन बनारस आते हो तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेन स्टेशन के सामने ही आपको चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड भी मौजूद मिल जाएगा। सिर्फ कुछ ही मिनट में पैदल चलकर आप बस स्टैंड तक पहुंच सकते हो। यहाँ से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के लिए रेगुलर गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस आपको आराम से मिल जाएगा। इसीलिए ट्रेन और बसेस के बीच में ट्रैवल करना यहाँ से काफ़ी आसान और कन्वीनियंट है। और अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बिल्कुल रेडी हो चुका है। 21 जुलाई को अभी हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। तो अगर आप बाई कार जा रहे हो तो आप आराम से बनारस 4 घंटे में पहुंच जाओगे। तो अभी हम लोग हमारे होटल के रूम में, और ये जो होटल है इसका नाम है असर वाराणसी। और ये रेलवे स्टेशन यानी कि जो आपका वाराणसी जंक्शन है उसके बहुत ही नज़दीक है, मुश्किल से हार्डली 200-300 मीटर डिस्टेंस में ही होगा। और इस होटल के बाहर से आपको सारे ही कन्वीनियंस बहुत ही आराम से मिल जाएगा। आपको ऑटो रिक्शा चाहिए, बस के लिए आपको जाना है, ट्रेन स्टेशन बगल में ही है, तो आपको सारा कुछ जस्ट बगल में ही अवेलेबल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको रूम दिखा देता हूँ। तो भाई ये हमारा रूम अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है बिकॉज हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं अभी 1 दिन। तो ये हमारा रूम है और डिसेंट सा रूम है। आपको इसमें बेड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें साथ में छोटा सा फ्रिज भी मिल जाएगा। इसके अलावा चेयर वगैरह हो गया, आपका टीवी वगैरह हो गया, कवर्ड वगैरह आपका हो गया। और जो वॉशरूम है वो भी बढ़िया है यहाँ का, अच्छा वॉशरूम है। तो ये हमारा वॉशरूम है। तो भाई इस होटल का जो हमको कॉस्ट पड़ा है वो पड़ा है पर नाइट 3000 रुपीज़ एक रूम का। और हमने 2 रूम इसमें लिए हैं। तो ये काफ़ी कह सकते हो कि डिसेंट होटल है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी सस्ते ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आपका बजट डॉर्मेट्री आपको लेना है तो वो आपको 300 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको रूम लेने हैं कूलर वाले या फिर फ़ैन वाले, पंखे वाले, तो वो आपको 700 से 1000 के रेंज में आराम से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हर रेंज में आपको होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे और आपका जो भी बजट है आप उस बजट में यहाँ पे होटल्स ले सकते हो। अगर आप कानपुर या दिल्ली से बनारस आ रहे हो और अगर आप सुबह निकले तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पहुँचते शाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके, थोड़ा सा आपको लंच वगैरह करके, रेस्ट करके, इसके बाद हम लोग निकल चलते हैं अब बनारस के खूबसूरत घाटों को देखने के लिए और गंगा आरती के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तेली नाला घाट, जहाँ से आप गंगा जी की आरती सामने बोट पे सवार होके बहुत ही आराम से देख सकते हो। तो भाई हम लोग अब आ गए हैं घाट में और अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आरती के दर्शन लेने और देखते हैं किस तरह की यहाँ पर आरती होती है, किस तरह का यहाँ का एनवायरनमेंट होता है। तो भाई ये घाट का नज़ारा है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे घाट का। और यहाँ पे इन बोट्स को और क्रूज़ को लेकर के आप दर्शन कर सकते हो आरती के, बहुत ही बढ़िया दर्शन होता है यहाँ से। बनारस के घाट पर आकर एक अजीब सी फीलिंग आती है। गंगा किनारे बने ये घाट सिर्फ साइट सीइंग की जगह नहीं है, यहाँ सुबह से लेकर रात तक जिंदगी अपने अलग अलग रूप में चलती रहती है। तो हम लोग अभी हैं गंगा नदी के ऊपर और अभी हम लोग जा रहे हैं आरती के दर्शन करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहता है आरती का। तो आपको हम लोग आरती के भी पूरे दर्शन कराएंगे।
तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं ललता घाट पे, जिसको काशी विश्वनाथ घाट भी कहते हैं। और इसी घाट के जस्ट ऊपर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, अगर आप चाहो तो दिन में भी आ सकते हो। यहाँ पे घाट घूमने के बाद आप यहाँ इस कॉरिडोर से अंदर जा सकते हो मंदिर में दर्शन करने के। शाम के समय गंगा किनारे का माहौल एकदम बदल चुका था। घंटों की आवाज़, दीपक की रोशनी और गंगा की लहरों के बीच में एक खूबसूरत आरती आपका दिल जीत लेती है। अब हम पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट का संबंध राजा हरिश्चंद्र की सत्य और ईमानदारी कहानी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट तक त्याग दिया था, लेकिन सत्य के साथ कभी नहीं छोड़ा। इसी वजह से इस घाट का नाम भी उन्हीं से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज भी यहाँ पर कई लोगों के अंतिम संस्कार की विधि संपन्न की जाती है। इसीलिए बोर्ड से घाट को देखते वक्त हमें इस जगह की गरिमा और शांति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अब हम आ चुके हैं बनारस के सबसे प्रसिद्ध और सबसे जीवंत घाटों में से एक, दशाश्वमेध घाट। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास बना ये घाट अपने बहुत ही ब्यूटीफुल गंगा आरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ पे शाम को आते हो तो आपको यहाँ पे चारों तरफ लाइटिंग, बजती हुई घंटियाँ, खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत होती हुई गंगा की आरती आप बहुत ही इंजॉय करोगे। और अगर आप बनारस आए हुए हो तो शाम की गंगा आरती को एंजॉय करने के लिए एक बार ये नाव या फिर बोट का, क्रूज़ का ऑप्शन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना ही केवल आप सारे जितनी भी आरती हो रही होती सभी घाटों में वो सारी एंजॉय कर सकते हो, बल्कि आप सारे घाट एक ही शाम में आराम से घूम भी सकते हो, देख भी सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहेगा और आप इसको बहुत ही एंजॉय करोगे। बनारस में गंगा नदी के किनारे टोटल 80 से ज़्यादा घाट है और इन सभी घाट्स को अगर आपको एक ही बार में देखना है तो बोट या फिर क्रूज़ ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो दशाश्वमेध घाट पर आकर हमने अपना बोट राइड खत्म कर दिया और अब हम निकल पड़ रहे हैं बनारस की फेमस गलियों को एक्सप्लोर करने। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो घाट से उतरने के बाद फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ के जो आसपास के लोकल जायके हैं, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। बनारस की इन खूबसूरत गलियों में आपको काफ़ी सारे सोवेनियर्स और टॉयज़ के शॉप्स भी दिख जाएंगी। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर बच्चों के लिए कुछ यादगार या फिर खिलौने लेना चाहते हो तो फिर आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। बनारस की गलियां रात में एकदम अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस देती हैं, जहां पर आपको क्लोथ्स, गारमेंट्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड, सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाएंगे और आप अपनी फैमिली के साथ ये पल बहुत एंजॉय करोगे। इन्हीं गलियों में आपको काफ़ी सारे बजट फ्रेंडली होटल्स और गेस्ट हाउस भी रुकने और ठहरने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर घूमते घूमते आप यहाँ पे थक चुके हो तो थोड़ा सा लोकल स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस उसके मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा डे 1 का जर्नी खत्म होता है और चलिए चलते हैं हम लोग अब डे 2 में और करते हैं भगवान काशी विश्वनाथ जी के सुगम दर्शन। तो डे 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। सुबह के समय लगभग 5 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ जाओगे गलियां और तंग होती जाएंगी, भीड़ और बढ़ती जाएगी, तो बेटर है कि अगर आपके पास अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल या कार है तो आप उसको होटल में ही छोड़ दें और बेटर है कि आप ऑटो या ई रिक्शा करके यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चलें। आपको रास्ते में बहुत सारे फूल मालाएं बेचने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो मंदिर के पास पहुँच के भी फूल माला ले सकते हो और अगर आप चाहो तो इनसे भी सस्ते रेट में फूल मालाएं ले सकते हो। तो वही हम लोग आ चुके हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह और सुबह के अभी लगभग 6 बज रहे हैं और आपको अगर दर्शन करने हैं वीआईपी दर्शन तो फिर आपको जाना पड़ेगा गेट नंबर 4 के ऊपर, जो कि अब यहाँ से बहुत ही पास है गेट नंबर 4। मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 4 के ऊपर, जिसको ज्ञानवापी गेट भी बोलते हैं। यही गेट वीआईपी दर्शन और सुगम दर्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं, शीघ्र दर्शन करने हैं या फिर सुगम दर्शन करने हैं तो आप गेट नंबर 4 का ऑप्शन ले सकते हो। ये गेट आपके कॉरिडोर और ज्ञानवापी कुएं वाले एरिया को भी कनेक्ट करता है। इसके अलावा आप गेट नंबर 1 जो कि काशी विश्वनाथ घाट पे स्थित है, जो कि ललता घाट के जस्ट बगल में, वहाँ से भी आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हो। तो गेट नंबर 1 को सबसे सुगम माना जाता है क्योंकि वहाँ पर आप गंगा नदी से कनेक्ट होते हुए बोट की सवारी करते हुए गेट नंबर 1 से आराम से एंट्री करके नॉर्मल दर्शन कर सकते हो।
और मंदिर में एंट्री करने से पहले ही आपको पूजा माला प्रसादी हर एक चीज़ की दुकानें मिल जाएंगी। तो बेटर है कि आप यहीं पर अपने जूते चप्पल स्लीपर शूज़ वगैरह उतार दें और यहीं से ही पूजा सामग्री लेकर के मंदिर की ओर निकल सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको पूजा सामग्री खरीदने के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा। और काशी विश्वनाथ टेम्पल में गेट नंबर 4 से एंट्री करने के बाद ही आपको सामने ज्ञानवापी मस्जिद भी नजर आ जाएगी। ये जगह काशी के इतिहास से जुड़ी हुई है और इसके पीछे काफ़ी पुराना और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री भी है। अगर आपने सुगम दर्शन का टिकट लिया हुआ है तो फिर आपका टिकट का चेकिंग भी यहीं पर होगा। इसके बाद आपको अपने फ़ोन्स वगैरह यहाँ पे सामने बने लॉकर्स में जमा करने होंगे और इसके बाद ही आप जा सकते हो आगे दर्शन करने के लिए। तो हमारा जो दर्शन है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुगम हुआ और मेरे कह सकते हो कि आप मैं थोड़ा खुशनसीब था कि मेरे को 2 बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने महाकाल के 2 बार दर्शन किए आज। तो मैं और मेरे साथ गुल्लू, हम लोगों ने, है ना गुल्लू, हम दोनों ने 2 बार महादेव के दर्शन प्राप्त किए आज। यश, गुल्लू खुश है देखो। और हम लोगों ने महाकाल के सुगम दर्शन किए, शीघ्र दर्शन किए। लेकिन यहाँ पर आपको 2 गेट मिल जाएंगे, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 2। उस तरफ आपको पड़ेगा गेट नंबर 4 और एक तरफ आपको पड़ जाएगा गेट नंबर 2। दोनों ही गेट्स में कोई लाइन वगैरह नहीं है, दोनों ही गेट्स काफ़ी खाली से थे। तो आप चाहे सुगम दर्शन करना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप नॉर्मल लाइन से लग के जाओ, नॉर्मल दर्शन करने हैं आपको, तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। काशी विश्वनाथ को बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। काशी के लिए एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव की नगरी है और इसी वजह से काशी और बाबा विश्वनाथ का संबंध बहुत गहरा है। और पूरे धाम में जगह जगह पे LED स्क्रीन लगी हुई हैं, जहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और मंदिर से जुड़ी जानकारी भी देखने को मिलती है। और अगर आप सावन के मौसम में काशी विश्वनाथ गए हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कांवड़ लिए हुए श्रद्धालु भी दिख जाएंगे। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए और हमको थोड़ी भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ के थोड़े से लोकल स्ट्रीट फूड्स भी ट्राई करते हैं। चाहे साउथ इंडियन मसाला डोसा या फिर इडली सांभर हो, या फिर आपको नॉर्थ इंडियन कचौरी समोसा जलेबी वगैरह के ऑप्शन चाहिए हो, वो सारे आपको मॉर्निंग में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा एंजॉय करके आप हम लोग चल सकते हैं हमारे नेक्स्ट मंजिल पर। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और थोड़ा लोकल स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। काशी में काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता यह है कि काशी में रहने वाले और काशी में आने वाले डिवोटीज पर काल भैरव की कृपा और रक्षा सदा बनी रहती है। अगर आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए हैं तो काल भैरव जी के दर्शन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी अधूरे हैं। तो भाई हम लोग अब आ गए हैं काल भैरव मंदिर में। काल भैरव से ही माना जाता है कि ये भोलेनाथ के द्वारपाल हैं, तो अपनी यात्रा यहीं से शुरुआत करनी चाहिए जब भी आप कभी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के बाहर ही अपने घर को नकारात्मक दृष्टि से बचाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे यंत्र, महादेव की मूर्तियाँ और इसके अलावा काफ़ी सारे सोवेनियर्स और पूजा की सामग्री भी यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। तो भाई हम लोग भी आ गए लाइन में और जल्दी से चलते हैं, करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है। काशी में इनका विशेष महत्व है और इन्हें यहाँ का कोतवाल भी माना जाता है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद बहुत से डिवोटीज काल भैरव जी के दर्शन को भी अपनी काशी यात्रा का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। काल भैरव मंदिर के गेट पर पहुंचते ही हमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हर तरफ से भक्त दर्शन के लिए आ रहे थे और सभी धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए काल भैरव जी के सुगम दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सारनाथ की तरफ। बनारस से सारनाथ की जर्नी भी ज़्यादा लंबी नहीं है। बनारस से इसकी दूरी मात्र 15 से 17 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही आपको काशी क्राउडेड एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिलेगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और बौद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, यानी कि आध्यात्मिक जगह है। ये वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला स्वमन यानी कि उपदेश दिया था। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सारनाथ,
और ये बौद्ध धर्म के लोगों से जुड़ा है, एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक जगह है। तो यहाँ भी आप अपनी फैमिली के साथ आकर के दिन टाइम में स्पेशली 12 से 3 या 4 बजे के बीच में अगर आओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस बीच में बाकी जो सारे टेम्पल्स होते हैं वो सारे बंद हो चुके होते हैं। जो 12 से 3 बजे टाइम होता है उसको यूटिलाइज़ करने का सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप यहाँ पर आकर घूम सकते हो। तो बहुत ही प्यारी और सुंदर जगह है, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। आप लोग जिस जगह यानी जिस प्लेस पे घूमने आए हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ। और सारनाथ का अर्थ होता है सर, सार मीन्स होता है उपदेश और नाथ मीन्स होता है भगवान। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। इससे पहले हमारे सारनाथ का ओल्ड नेम था सर सारंगनाथ। वो सारंगनाथ क्यों था सर? क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक टेम्पल है जो सारंगनाथ के नाम से जाना जाता है। सारंगनाथ थे कौन? शंकर जी के साले यानी पार्वती के भाई। जैसे आप लोग काशी में गए थे, काशी में एक शिवलिंग वाला टेम्पल देखा है जिसे सर काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो टेम्पल सारंगनाथ के नाम से जाना जाता है वो 2 शिवलिंग वाला है, एक तो शंकर जी का, दूसरा उनके साले का। शंकर जी ने ऐसा वचन दिया था कि अपने साले के साथ श्रावण के महीने में सारनाथ यानी सारंगनाथ में रहेंगे। जब सर कलिंग का युद्ध हुआ 261 BC में, तो उस युद्ध के बाद राजा अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हमारे सारनाथ से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चारों दिशाओं में शुरू किया। तो उन्होंने सारंगनाथ से सारनाथ में कन्वर्ट कर दिया। जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है उनके 4 मुख्य तीर्थ स्थान है। जैसे उनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 BC में। और दूसरा आता है सर बोधगया बिहार, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 साल तप करने के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि ट्री कहते हैं। और तीसरा आता है सर हमारा सारनाथ, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, वो जगह है जिस जगह पे स्तूप का निर्माण करा दिया गया है। और चौथा आता है सर कुशीनगर, जो यहाँ से 277 किलोमीटर दूर गोरखपुर में पड़ता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की आयु में। सर ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये सारनाथ का बौद्ध स्तूप है, जिस स्तूप को सर धम्मेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध जिस प्लेस पे यानी जिस जगह पे अपने 5 शिष्यों को अपना पहला धर्म उपदेश दिए थे, उन्हीं के याद यानी मेमोरी में उस जगह पर राजा अशोक सम्राट ने 250 BC में इस स्तूप का निर्माण करा दिया। ऐसी मान्यता है कि भगवान गौतम बुद्ध के कुछ अवशेषों को यहाँ पर दफना करके इस स्तूपा का निर्माण कराया गया। और इसके साथ ही इसके बगल में आप यहाँ पे एक दिगंबर जैन मंदिर देख सकते हो, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तो अगर आप चाहें तो इस मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं सर, यह है सारनाथ का मेन टेम्पल, जिस टेम्पल को श्रीलंकन टेम्पल के नाम से जाना जाता है सर। और इस जगह को मूलगंध कुटी विहार के नाम से जाना जाता है सर। सर इसे श्रीलंकन टेम्पल क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इसे बनवाने वाले श्रीलंका के मोंग भिक्षु श्री अनागारिका धर्मपाल जी, जिन्होंने 1931 में ये टेम्पल यहाँ पे कॉपी करके बनाया है। और सर उस स्टैचू के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध की रियल अस्थियाँ रखी हुई हैं, जो साल भर में एक बार निकाली जाती है। जी मैम, हाँ मंदिर के अंदर है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो निकाल के पूरे सारनाथ का राउंड कराया जाता है, फिर लाके मंदिर के अंदर रख दिया जाता है। मौर्य साम्राज्य अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाने के बाद सारनाथ को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में डेवलप करने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने यहाँ पे स्तूपास और पिलर्स के कंस्ट्रक्शंस करवाए। तो भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर आकर के मंदिर के अंदर के प्रांगण में ही आपको ये एक बड़ा सा घंटा यानी कि बेल भी देखने को मिल जाएगा। इसे पूरे बनारस का सबसे बड़ा बेल या फिर घंटा कहते हैं। इसका वेट 210 kg है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें डिवोटीज यानी कि भक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। इन्हें घुमाना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माना जाता है। अब हम आ चुके हैं सारनाथ के जापानीज टेम्पल में। सारनाथ की खास बात यह है कि सिर्फ इंडिया के बौद्धिस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के सभी बौद्धिस्ट कम्युनिटी का इस जगह से गहरा कनेक्शन है। इस जगह के टेम्पल का जो मॉडल है वो पगोड़ा मॉडल है, यानी कि अगर आप जापान में जाओगे तो वहाँ पे टेम्पल्स और घर में आपको इसी तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इसी वजह से सारनाथ का ये टेम्पल काफ़ी खास है। तो मंदिर के अंदर जाते ही आपको भगवान गौतम बुद्ध की 2 सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। ये दोनों ही गोल्डन कलर में बहुत सुंदर लगती हैं, जिसमें से जो लेफ्ट साइड वाली वो थोड़ी सी छोटी है और जो राइट साइड वाली वो थोड़ी सी बड़ी है। और बाहर आकर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये खूबसूरत एंशिएंट साइट भी देख सकते हो, जहाँ पर आज भी आपको उस टाइम के रूइंस देखने को मिल जाते हैं।
तो भाई जब भी यहाँ पर आना, यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करना, एक नंबर है। तो ये लस्सी एकदम स्मूथ है और इसमें थोड़े से आपको काजू के पीसेस भी दिख रहे होंगे, तो मज़ेदार है। आप ये ट्राई करना, यहाँ पे मज़ा आएगा आपको। तो आज आपने हमारे साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन तो किए ही थे, चलिए आप चलते हैं हम लोग और हमारे न्यू काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी साथ में करते हैं। और क्योंकि ये मंदिर PHU कैंपस के अंदर है तो यहाँ पर आपको पार्किंग का कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारा स्पेस पार्किंग के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ग्रीनरी भी बहुत मिलेगी। इसके अलावा गेट से एंट्री करते ही आपको PHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की एक सुंदर सी प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। मंदिर का जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो वाइट थीम में ही रखा गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शांत है। और अब चलिए चलते हैं, करते हैं महादेव के दर्शन। इसके अलावा आपको मंदिर में पंचमुख महादेव, पार्वती माँ और भी अन्य कई देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के इन सारे मंदिरों को ज़रूर विजिट करें। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अभी नमो घाट और चल रहे हैं नमो घाट देखने के लिए। तो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अंदर चल सकते हैं हम लोग। नमो घाट में एंटर करते ही सबसे पहले हमारा ध्यान गया इन बड़े बड़े हाथों के स्कल्पचर्स के ऊपर। ये नमो घाट के सबसे खूबसूरत इंस्टॉलेशंस में से एक है और इनके साथ ही आपको यहाँ पर काफी सारे इंटरेस्टिंग फोटो स्पॉट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा नमो घाट में हर रोज माँ गंगा की आरती और भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी काफी सारी लीलाएं भी प्ले की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। तो अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक के कुछ पल बताइएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए काफी सारे गेम्स और राइड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। नमो घाट में हर शाम को माँ गंगा की आरती भी लगभग शाम के 7 बजे होती है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें। तो इसके साथ ही हमारा डे 2 हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम लोग मिलते हैं सीधे डे 3 में। तो डे 3 की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं श्री दुर्गा माता मंदिर से। दुर्गा माता मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेकर एक पुरानी मान्यता जुड़ी हुई है। इस मंदिर का पूरा परिसर लाल कलर में रंगा गया है, जिससे ये दूर से ही आपको आराम से दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भक्तों की बहुत ही भीड़ जमा होती है। आपको लॉकर्स में अपने फ़ोन वगैरह पहले ही रखने पड़ेंगे और उसके बाद आप जाकर के माता जी के सुगम दर्शन कर सकते हो। तो दुर्गा माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं तुलसी मंदिर। ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ा हुआ है, जो हिंदी साहित्य और राम भक्ति की दुनिया में एक बहुत ही जाने माने नाम है। इसके अलावा ये मंदिर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दीवारों को देखोगे तो पूरी रामचरितमानस यहाँ पे लिखी गई है। और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के साथ इस कहानी को इस तरह के मूविंग फिगर्स के साथ दिखाना काफ़ी सुंदर लगता है। और चलिए अब करते हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन। इसके अलावा आप आ सकते हो बनारस के फेमस संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि भगवान हनुमान को समर्पित है। इस टेंपल में भी आपको अंदर जाने से पहले अपने फ़ोन्स वगैरह सब कुछ बाहर बने लॉकर्स में फ्री में रखने होंगे। तो भाई हमारे दर्शन तो बहुत ही सुगम हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपको मोबाइल बाहर लॉकर में ही रखना पड़ेगा। तो अगर कभी भी आप यहाँ पर आते हो संकट मोचन हनुमान मंदिर में, तो जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं वो बाहर ही रखना पड़ेगा। लेकिन मंदिर बहुत सुंदर है, प्रांगण बहुत सुंदर है। अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और भगवान हनुमान जी के दर्शन करने को आपको मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इस टूर में आने वाले खर्चे की। तो अगर आप बाई बस गए हो तो आपको 600 से 2000 रुपये तक पर पर्सन आने जाने का किराया लग जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बस से ट्रैवल कर रहे हो। इस टाइम में आपका आराम से अगर आप 700 का होटल लेते हो तो 2 रातों का आपको 1400 रुपये, और अगर आप 2500 से 3000 तक कोई अच्छा होटल लेते हो तो फिर आपको 5 से 6000 रुपये तक का कॉस्ट इसमें आ जाएगा। टेम्पल की एंट्रीज आपकी मोस्टली फ्री होती है, तो उसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। बोट राइड के लिए आपको 300 रुपये रखने होंगे पर पर्सन। वहाँ पे अमूमन 300 रुपये बोट राइड के कॉस्ट होते हैं। फूड में आपका आराम से 1000 से 1500 रुपये तक 3 दिन का लग जाएगा पर पर्सन। और अगर फ्यूल की बात करें तो 4 से 5000 रुपये तक आपका फ्यूल अमूमन चला जाएगा अगर आप कानपुर से बनारस के लिए आते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा ब्लॉग है बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए इस बारे में। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।